गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो लास्ट लेक्चर तक में हम लोग ने लगभग एपी को खत्म कर लिया था, है ना। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं बच्चों, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चंस हल्का ही है और अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं, सिलेक्ट करके क्वेश्चन लाया गया है, अच्छा क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया गया है। आप इसको कोशिश कीजिएगा खुद से सॉल्व करने के लिए। खुद से आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? जैसे हम क्वेश्चन देंगे, आप वीडियो पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग हैं ही, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन है ये, है ना। पहला क्वेश्चन है ये, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0 मे बी इन एपी। अगर आप इसे चाहें तो आप पॉज करके बनाइए, तब तक मैं वेट कर लेता हूं, है ना। उसके बाद फिर सॉल्व करता हूं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो x³ माइनस px स्क्वायर प्लस qx माइनस r इक्वल टू 0 मे बी आर इन एपी, यानी कि इसका जो रूट्स है वो एपी में होना चाहिए। तो क्या ऐसा कंडीशन है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है कंडीशन, कि क्या ऐसा कंडीशन है, क्या ऐसा एक्सप्रेशन है जो अगर हो तो जो रूट हो जाए, ये क्या हो जाएगा? इसका एपी में हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों बताओ x पावर कितना? x पावर 3। इसका मतलब है कितने रूट होंगे? 3 रूट। क्लास 10 में आप अच्छे से पढ़ चुके हो ना। x पावर 3 इसका मतलब कितने रूट होंगे? इसके 3 रूट। तो 3 रूट कौन कौन होंगे बच्चों? 3 रूट होंगे क्या? अल्फा, बीटा, गामा, है ना। सोल्यूशन में हम चलते हैं अल्फा, बीटा और गामा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट द रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा हो गया रूट। अब ये क्या कह रहा है कि इसका रूट एपी में होना चाहिए। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके अनुसार ये क्या हो जाएगा? रूट एपी में हो जाए। तो जब रूट एपी में हो, इसका मतलब है कि अल्फा बीटा गामा रूट एपी में होना चाहिए। अगर एपी में कोई भी डिजिट को अगर हम लोग को सपोज करना हो तो बच्चों, तो हम लोग क्या सपोज करते हैं, है ना। पढ़ाया गया है आपको, बताया गया आपको कि जब भी किसी टर्म को अगर एपी में सपोज करना है, 3 टर्म को हमको सपोज करना है, अल्फा बीटा गामा 3 टर्म को हमको सपोज करना है कि वो एपी में, 3 टर्म को सपोज करना है क्या? एपी में। तो हम लोग क्या सपोज करेंगे? लेट द एपी टर्म एपी में टर्म कौन से हो गया? a प्लस डी, a माइनस डी, या फिर a माइनस डी लिख लो, यहाँ पे a प्लस डी लिख लो। ये तो जानते ही होंगे, है ना, कि लेट द टर्म इन द एपीआर क्या कहलाएगा? a माइनस डी, a प्लस डी। तो क्या कह रहा है? ये आपका इसके बराबर हो जाना चाहिए। क्या ऐसा कंडीशन है कि आपका जो रूट्स है वो एपी में होना चाहिए। क्या चीज में होना चाहिए? एपी में होना चाहिए। तो ऐसा करते सपोज हम इसको मान लेते हैं पहले कि चलो जो हमारा रूट्स है वो एपी में है, रूट्स है वो हमारे एपी में, तो कंडीशन खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। कंडीशन खुद ब खुद जनरेट हो जाएगा। हम लोग सपोज कर लिए कि जो रूट्स है लेट, या फिर रूट्स आर इन द एपी, रूट्स आर इन एपी। तो आपके पास क्या हो गया? अल्फा का वैल्यू a माइनस डी, बीटा का वैल्यू a और गामा का वैल्यू a प्लस डी। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, यानी कि हमारा रूट्स क्या हो गया? एपी में हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कि हमारे पास क्वेश्चन था द कंडीशन रूट्स आर मे बी इन एपी। तो रूट्स मे बी इन एपी कहने का मतलब क्या कि हम पहले 3 रूट होता है वो पता कर लिए, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन है तो उसमें आपका 3 रूट होगा, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा हो गया। अब हमारा बोला लेटिक एपी का टर्म कौन कौन सा हो गया? a माइनस डी, a प्लस डी, क्योंकि 3 रूट 3 चीज को अगर सपोज करना है तो a प्लस डी, a और a माइनस डी हो जाएगा। अच्छा, उसमें बोला है कि ये हमारा जो रूट्स है वो एपी में होना चाहिए। रूट्स कैसे होना चाहिए बच्चों? एपी में। तो हम सपोज कर लिए अल्फा इक्वल टू a माइनस डी, बीटा इक्वल टू a, गामा इक्वल टू प्लस डी, क्योंकि हमारा रूट्स क्या हो गया? ये रूट्स हो गया और ये एपी में हो गया। तो रूट्स एपी में हो गया हमारे यहाँ पर, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं, यानी रूट्स हम एपी में ले लिए। अब हमको कंडीशन फाइंड आउट करना है। अब हमें क्या करना है बच्चों? कंडीशन फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्या क्या होता है अगर आप 10 क्लास में पढ़ेंगे अच्छा से तो बताइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? ये सम ऑफ द जीरो माइनस बी अपॉन ए, है ना। माइनस बी अपॉन ए कहने का मतलब क्या? बी किसे कहते हैं? बी आता है ना, किसे कहते हैं? बी आपका एक्स का कोफिशिएंट है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अगर हम इसको हम यहाँ पे लिख दें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, सॉरी एक्स क्यू है ना, एक्स कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को बी, एक्स कोफिशिएंट को सी, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे बोलते हैं हम लोग डी, है ना। तो सम ऑफ द जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी, बी में क्या है देखो? माइनस बी। ए का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं तो 1, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं तो हमारे पास क्या हो गया? 1। अब यहाँ पे क्या? अल्फा का वैल्यू a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो डी से डी कैंसिल हो गया, तो 3a इक्वल टू क्या हो गया? माइनस बी। ये का वैल्यू क्या हो गया? माइनस बी अपॉन 3। अच्छा एक मिनट, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस बी है, माइनस बी और माइनस बी, ठीक है। माइनस माइनस ये क्या आ गया? प्लस हो गया। चलो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू क्या आ गया? p/3 आ गया, है ना, इधर के लिए। अच्छा अब नेक्स्ट में क्या करेंगे? और क्या क्या होता है फॉर्मूला? अल्फा बीटा, जो फॉर्मूला के साथ अप्लाई करो, बीटा अल्फा प्लस गामा अल्फा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास माइनस सी, सॉरी सी अपॉन ए,
और एक फार्मूला था, उस फार्मूला को हम लोग क्या करते थे, दोनों फार्मूला को हम साथ ही लिख लेते, जिसका जब जरूरत पड़ेगा हम उसको मेंशन कर लेंगे। एक था हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए, है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, ए माइनस डी, ए प्लस डी का वैल्यू क्या है माइनस डी, यानी कि हो जाएगा हमारे पास आर, कुछ नहीं तो ए, यही ना रह जाएगा। हाँ चलो ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस देखो बच्चों आर हो जाएगा, माइनस डी और माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास क्या हो गया यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इक्वल टू आर। ए का वैल्यू क्या है, पी बाई थ्री, चलो पुट कर दो ए का वैल्यू पी बाई थ्री, यानी ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, 3 अपॉन अपन पी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा 3 अपॉन अपन पी। चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब यही ना सिर्फ बचा, ये सॉल्व कर ही लिए, वो सॉल्व कर ही लिए, ए का वैल्यू निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर निकलेगा। अब ये बच रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू क्या है, ए माइनस डी, बीटा ए, बीटा का वैल्यू ए, गामा ए प्लस डी, फिर अल्फा सॉरी गामा ए प्लस डी, ए माइनस डी, सी अपॉन ए, सी का वैल्यू भी पुट कर देते हैं। सी का वैल्यू क्या है, क्यू, तो सिर्फ क्यू हो जाएगा यहाँ पे। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे, देखिए अल्फा बीटा दोनों को मल्टीप्लाई कर, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए डी, ए स्क्वायर प्लस ए डी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू। अच्छा ये तो कैंसिल हो, तो क्या हो गया, 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या, देखो वहां पे 3r माइनस पी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा ए का वैल्यू क्या है बच्चों, ए का वैल्यू पी बाई थ्री, ए का वैल्यू आपके पास क्या है, पी बाई थ्री, तो यहाँ पे पी बाई थ्री पुट कर दीजिए। तो यही कंडीशन हो जाएगा आपका, है ना। अब कंडीशन क्या है, यही हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 इंटू पी बाई थ्री का स्क्वायर करेंगे प्लस 3r डिवाइड बाई पी इक्वल टू क्यू करेंगे, तो जो हमारा रिक्वायर्ड रूट होगा वो रिक्वायर्ड रूट आपका क्या चीज में होगा, एपी में होगा। जो रिक्वायर्ड रूट होगा वो रूट आपका क्या चीज में होगा, एपी में होगा। तो यही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा कंडीशन है, कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसको अप्लाई करने पे हमारा रूट क्या हो जाएगा, एपी में हो जाएगा। तो हम बनाने के लिए क्या किए, सबसे पहले हम रूट्स को ही एपी मान लिए, रूट्स को एपी मान लिए, और इसका हम सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन एट 2 एट ए टाइम, है ना, उसको सॉल्व किए। उसमें सॉल्व किए सिर्फ वैल्यू पुट करते गए, आपको कैलकुलेशन होते गया। हम क्या किए बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं, कैलकुलेशन खुद ब खुद हो गया। यहाँ से हम ए का वैल्यू निकाल लिए पी बाई थ्री, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 3r बाई पी, और यहाँ पे फिर हम सब चीज का वैल्यू पुट कर दिए, तो आपके पास आ गया 2 पी बाई थ्री का स्क्वायर प्लस 3r डिवाइड बाई पी इक्वल टू क्यू। ओके बच्चों, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन है log 2 बेस 3 log 2x माइनस 5 बेस 3 log 3 2x माइनस 7 बाई 2 बेस 3 आर इन एपी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, है ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें थोड़ा सा बच्चों लॉग का कैलकुलेशन करना है। इसमें क्या करना है बच्चों, थोड़ा सा आपको लॉग का, और आई होप सब लोग आप लोग लॉग अभी तक पढ़ चुके होंगे, है ना। प्रभास सर आपको लॉग के बारे में बहुत अच्छा से बता दिए हैं, और उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन, बहुत सारा क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे लॉग का 2 बेसिक प्रॉपर्टी यूज होने वाला, सिर्फ 2 बेसिक प्रॉपर्टी, बस और कुछ नहीं। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। उससे पहले अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करके देखिए, जरूर सॉल्व करके देखिए क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि हम तो बताए नहीं, सॉल्व करके जरूर देखिए। चलिए तो ध्यान देते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये बोला गया ये और ये, आपके पास टोटल 3 टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, और ये तीनों एपी में। तो एपी में कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास एबीसी में एबीसी यानी एपी, तो आपके पास क्या होता है, तो सबको पता कि सर 2b इक्वल टू a प्लस सी। अगर एबीसी एपी में है तो हमारे पास क्या होगा, 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब जिसको पता नहीं सर 2b इक्वल टू a प्लस सी कहां से आया, तो देखो अगर कोई भी टर्म एसी में होता है बच्चों, तो इसका डिफरेंस b माइनस डिफरेंस b माइनस a का डिफरेंस और c माइनस b का डिफरेंस बराबर होता है आपस में, है ना। b में a को सब्ट्रैक्ट करेंगे और c में b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब बराबर होगा, तभी ना एपी में होगा। तो इसको हम इधर लिख सकते हैं, अगर b को हम इधर लिख दिए 2b इक्वल टू a प्लस सी आ गया, है ना। तो यही कंडीशन आप लिखे हैं। तो इस बात हमेशा ध्यान रखिए कि अगर एबीसी कोई भी टर्म एपी में है तो 2b इक्वल टू a प्लस सी होगा। और ये बोल दिया आपको कि 2b इक्वल टू a प्लस सी है, क्या बोल दिया आपको, 2b इक्वल टू a प्लस सी है, इसका मतलब एबीसी आपका क्या है, एपी में है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास मिडिल टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म ये है ना, बस देखते जाइए आप। और ए का वैल्यू क्या है, उसके बाद सी की वैल्यू ये है,
बस यही है ना आपके पास, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा दो बेसिक प्रॉपर्टी यूज करना है। अगर आपके पास n लॉग बेस यहाँ पे m रहे तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे n कोई भी टर्म है आपको जो मल्टीप्लाई में है और लॉग m रहे तो n क्या हो जाता है बच्चों, पावर में हो जाता है, बिल्कुल सही, m पावर n, ये m पावर कहाँ है, आगे चला जाता है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी, अगर लॉग बेस m प्लस लॉग बेस n रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग m इंटू n लिख सकते हैं, है ना। यानी कि log m प्लस log n क्या होता है, log mn हो जाता है। बेस अगर आपका सेम रहे तो क्या पता सब में बेस तो सेम ही है, तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी इसमें यूज करते हैं। n log m रहा तो n ऊपर हो जाएगा पावर में, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 के क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, log m प्लस log n, log m n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई में कर दें, देखो 2 इंटू ये पूरा हो गया। चलो इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब देखो यहाँ से तो आपका log 3 तो कैंसिल आउट हो गया ना, log 3 कैसे हो गया, ये क्वांटिटी में भी log 3 लगा हुआ है, इस क्वांटिटी में log 3 लगा हुआ है, log 3 कैंसिल, तो बचा क्या है यहाँ पे आपके पास 2 पावर x माइनस 5 का स्क्वायर, और इसको हम फिलहाल कुछ समय के लिए ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, 2 पे पावर x है, यानी कि एक्सपोनेंट में पावर है, एक्सपोनेंट में पावर में हमारा क्या है, x है, एक्सपोनेंट में x है, तो x सेकंड के लिए हम क्या सपोज कर लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, x सेकंड के लिए सपोज कर लेते हैं 2x इक्वल टू बाई, 2 पे पावर x इक्वल टू क्या सपोज कर ली, बाई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां जहां 2 पे पावर x वहां पे बाई पुट करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो गया, सॉल्व थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो गया, क्योंकि जैसे हम 2x इक्वल टू बाई कर लिए तो ये एक बच्चा हम लोग इससे भी बना सकते थे, 2 पे पावर x सपोज करके भी बना सकते थे, लेकिन हम इससे ज्यादा यूज टू नहीं है। इस सब टाइप का क्वेश्चन देखते थोड़ा सा अजीब टाइप का फील होता है, इसलिए हम लोग इसके ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। लेकिन अगर हम जैसे ही 2x इक्वल टू बाई मान लिए तो फिर बाई मानने से हमारा क्या होगा, इसके यूज टू में आ गया, यानी अब हमको लग रहा है ये तो अपना वाला क्वेश्चन है, नहीं लग रहा है देखने में यार ये तो अब अपना वाला क्वेश्चन, तो हम तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो लगेगा थोड़ा सा तो होगा कैसे सॉल्व होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, एक सेकंड के लिए हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन इसमें अपना वाला क्वेश्चन लगता है। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि हम लोग जनरली क्वेश्चन बनाते थे 2 पे पावर x का क्वेश्चन बहुत कम ही डील किए, लेकिन बाई माइनस 5 का स्क्वायर बहुत ज्यादा डील किए, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे यूज टू हो जाता है, देखने में अच्छा लगता है, और वही कुछ कुछ क्वेश्चन भले बेसिक बहुत हल्का हो लेकिन थोड़ा सा देखने में अजीब लगता है। तो यही दोनों क्वेश्चन में यही अंतर है, सॉल्यूशन सबका सेम है बट दोनों का परसेप्शन अलग है, और यही परसेप्शन मैथ को इजी बनाता है। अगर हम इस स्टाइल से बताएं या फिर इस स्टाइल से बनाएं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मीडियम बच्चों को या फिर कुछ बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगे या लिटिल बिट थोड़ा सा लेंदी लगे, लेकिन जैसे हम इसको इस परसेप्शन में कनेक्ट कर देते हैं तो बाई आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। तो यही फिनोमेना बच्चों आपको भी अपनाना है, जब भी कोई लेंदी टर्म हो तो उसको सपोज करके आप उसको हल्का कर लीजिए, हल्का करने के बाद क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ पहले फोकस करते हैं। तो क्या हो गया ये, है ना, ये क्या हो गया फिर 2 बाई माइनस 7 है ना, 2 इंटू बाई, और 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया। ऐसा करते हैं सबको हम इधर ले आते हैं, बाई स्क्वायर माइनस 12 बाई प्लस 32, हाँ ठीक तो है। इसको फैक्टराइज कहाँ से होगा, माइनस 4 बाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास हम इधर लिख लेते हैं इसको, अगर देखा जाए तो बाई कॉमन बाई माइनस 8, यानी या तो बाई माइनस 4 इक्वल टू 0, या तो बाई माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दोनों में कुछ कंडीशन होगा, है ना, तो दिक्कत नहीं। यानी बाई का वैल्यू या तो 4 आएगा या तो बाई का वैल्यू क्या आएगा, 8 आएगा। अब बाई का वैल्यू तो आ गया, लेकिन हम बाई को क्या सपोज किए हैं बच्चों, बाई को सपोज किए 2 पे पावर x, तो हम लोग 2 पे पावर x पुट करते हैं यहाँ पे 4 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 2, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 3, तो या तो x का वैल्यू 2 होगा या तो x का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, आइदर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2, आइदर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3। अब दोनों हमारा हो गया आंसर। अब हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या हमारा सही है या गलत है, क्या x हमारा x स्क्वायर टू, अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, लेट्स सपोज दैट x का वैल्यू 2 लेते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 पे पावर x माइनस 5, तो 2 पे पावर 2 पुट किया तो 4 आ गया, 4 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों, 4 माइनस 5 कितना हो गया -1। तो हम लोग को ये पता है, प्रभास ने ये बताया है कि कभी भी लॉग निगेटिव में नहीं वैल्यू देता है, यानी निगेटिव नंबर कभी भी लॉग हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा निगेटिव नंबर हो गया, यानी निगेटिव नंबर हो गया तो निगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 एग्जिस्ट नहीं होगा।
ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ पता चल गया? अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने पे log माइनस में आ जाता है, तो जब log का वैल्यू -1 हो जाएगा तो log का वैल्यू -1 हो जाएगा तो ये नेगेटिव नंबर हो गया, और नेगेटिव नंबर में log एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम x का वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं, x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, और ये तो खुद पॉजिटिव नंबर होगा। इसका मतलब होगा फाइनल आंसर क्या होगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू 3 हो जाएगा। जो लोग कुछ लोग अपने से बनाए होंगे, बहुत लोग तो सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में वो x का वैल्यू 2 भी लिख दिए होंगे, x का वैल्यू 3 भी लिख दिए होंगे। तो मोस्टली जगह पे गलती यहाँ पे होता है बच्चों। ऑप्शन में आपका इस तरह से भी रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा 2, ऑप्शन बी रहेगा 3, ऑप्शन सी रहेगा 2 and 3, और ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दीज। और देखिएगा अरे x का वैल्यू 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, ऑप्शन सी लगा दीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा नहीं सोचिएगा कि 2 होगा कि 3 होगा, इसे सोचना बहुत जरूरी है, इसलिए माइनर माइनर चीज पर भी ध्यान देना आपको बहुत जरूरी है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, है ना? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ आपके पास ये है, आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का, है ना? जरूर कोशिश करें बनाने का, बन जाएगा बहुत अच्छी बात है। लीजिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। हाँ चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो देख के लग रहा होगा बच्चों क्वेश्चन अच्छा है ना? क्वेश्चन देख के ही लग रहा होगा क्वेश्चन आपके पास क्या है, अच्छा सा क्वेश्चन। हाँ तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना? तो क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है? इफ p अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 5 and 41 सो दैट द रेशियो ऑफ a3 डिवाइड बाई ap - 1 इज इक्वल टू 2/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, है ना? क्वेश्चन बहुत दीजिए, हम चाहेंगे कि एक बार आप खुद से इसको ट्राई करें, मतलब वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करें और बनाएं, और नहीं तो फिर हम हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 5 and 41 के बीच में n नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन, सॉरी p नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन ऐड किया गया है, जिसमें a3 डिवाइड बाई ap - 1 इक्वल टू 2/5। अब थोड़ा सा सोचना ये है बच्चों कि ये आपको जो ये नंबर है, ये जो टर्म है, वो am का है कि ap का है, ये सबसे पहले आपको कंसीडर करना होगा। am का है कि ap का है ना? जैसे कि अगर हम माने कि 3 and 10 के बीच में आपके पास 3 टर्म इंसर्ट कीजिए, 3 टर्म इंसर्ट करेंगे तो जो भी अगर 3 टर्म इंसर्ट कर दिए, 1 2 3 10, ये हो गया। 3 और 10 के बीच में 3 टर्म अगर हमको इंसर्ट करना है तो हम 3 टर्म इंसर्ट कर दिए। तो ध्यान देना कि जो टर्म इंसर्ट किए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन का दूसरा टर्म एपी का तीसरा टर्म कहलाएगा। हम ध्यान से बात, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि अरिथमेटिक मीन का दूसरा टर्म, पहला दूसरा तीसरा, एपी का कौन सा टर्म कहलाएगा? तीसरा टर्म कहलाएगा, यानी एक उससे ज्यादा टर्म काउंट होता है ना? ये हम आपको अरिथमेटिक मीन भी बता दिए, तो ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ अरिथमेटिक मीन का ये बात किया, ये तो एपी बोला नहीं है कुछ, सिर्फ किसका बात किया? अरिथमेटिक मीन, यानी ये जो टर्म है वो अरिथमेटिक मीन का रेशियो है। ये किस टर्म का रेशियो है? ये अरिथमेटिक मीन का रेशियो है। इसको हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। किसमें कन्वर्ट करना होगा? इसके टर्म को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कन्वर्ट करना होगा। जैसे क्वेश्चन बोला यहाँ पे कि 5 and 41 के बीच में हम p नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए हैं, p नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं। अब p का वैल्यू कितना है? वी डोंट नो। तो p नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए और अरिथमेटिक मीन का तीसरा टर्म और अरिथमेटिक मीन का p - 1 टर्म का रेशियो 2/5 है। तो इसका आपको क्या निकालना है? p का वैल्यू निकालना है। तो जस्ट सबसे पहले बच्चों आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना? जैसे a3 बोला, इसका मतलब a3 किसका? a3 है अरिथमेटिक मीन का टर्म। तो ap के लिए कौन सा टर्म होगा? t4 होगा, चौथा टर्म होगा। और ये a p - 1 अरिथमेटिक मीन का है, तो ap के लिए कौन सा टर्म होगा? t5 होगा, tp होगा, है ना? यानी अगर t4 की बात करें तो a + 3d की बात कर रहा है यहाँ पे। t4 किसकी बात कर रहा है? + 3d की बात कर रहा है। अच्छा tp किसका बात करेगा? a + p - 1 d की बात करेगा 2/5। तो सबसे पहले ये तो कहानी क्लियर है, सबसे पहले ये कहानी क्लियर। निकालना क्या है बच्चों? फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p का वैल्यू निकालना, तो p का वैल्यू तभी निकलेगा जब a और d का वैल्यू आपको पता होगा। तो क्यों ना हम क्वेश्चन सबसे पहले a और d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और जैसे अगर a और d का वैल्यू पता होगा तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे हम ये कहा, ये हम लिख दिए, इसमें p टर्म इंसर्ट किया हुआ है। चलिए अब हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करते हैं a और d। तो चलिए a तो आपका 5 ही रह जाएगा ना, a में तो कोई दिक्कत नहीं, a आपका 5 रह जाएगा। और सबसे लास्ट अब देखो यहाँ पे p मीन है, p a मीन इंसर्ट किया गया है ना, p a मीन इंसर्ट किया गया, तो टोटल टर्म कितना हो जाएगा? टोटल टर्म हो जाएगा आपका p + 2। नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? p + 2। तो आपको निकालना है d, तो d कैसे निकालेगा? tn इक्वल टू क्या? 41। tn इक्वल टू क्या? 41। तो a + n - 1 × d इक्वल टू 41। a का वैल्यू कितना? 5 + n का वैल्यू क्या है? p + 2। d का वैल्यू तो निकालना ही है 41, सब्ट्रैक्ट हो, यानी d का वैल्यू क्या आ गया? 36 अपॉन
अच्छा यहाँ पे -1 भी तो होगा, +2 -1 डी, 36/p+1, ये हो गया डी का वैल्यू। ये किसका वैल्यू हो गया? डी का वैल्यू, यानी डी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू भी निकल गया, ठीक है ना। अब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब हम डायरेक्ट क्या सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे बहुत अब इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या है आपके पास, a + 3d डिवाइड बाई a + p-1 इंटू डी इक्वल टू 2/5। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 5 + 3 36 इंटू p+1, सबका वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। क्योंकि क्वेश्चन को तो हम यहीं पे समझ लिए थे बच्चों, क्वेश्चन को तो हम यहीं पे समझ लिए थे। a3 AP-1 को सॉल्व करना, यानी कि T4 को सॉल्व करना, a और d का वैल्यू जैसे निकलेगा हम लोग p को उतना ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे 5 + 2a5, है ना। सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको, कितना हो जाएगा 5p + 5 + 108 p+1, और ये हो जाएगा 5p + 5 + 36p-1, नहीं -36 हो जाएगा ना, p+1 2/5, p-1 p-1 कैंसिल, ये हो गया 5p + 113, और ये हो गया 41p - 31 = 2/5। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो 5 5 जा 25p + 565 और 82p -62। चलिए अब इसको क्रॉस मल्टी इधर उधर करते हैं, तो आपके पास आ गया 82p - 25p = 565 + 62। ये सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो जाएगा 82 है यहाँ पे, 82 से सब्ट्रैक्ट हुआ कितना हो जाएगा, ये 757p, और ये हो जाएगा 627, 11 में कट जाएगा। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों 11। तो ये देखिए, इसके बाद तो कैलकुलेशन करना था, इसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। कॉन्सेप्ट ये कुछ नहीं समझना आपको ये है, समझना आपको क्या ये है। जब भी आपके पास बोला 5 और 41 के बीच हम p नंबर ऑफ इंसर्ट किए हैं, जो भी p नंबर ऑफ टाइम इंसर्ट किए हैं, तो a का वैल्यू हो गया 5 और d हम निकालेंगे। चाहे तो d आप फॉर्मूला से निकाल सकते थे, अगर आप d फॉर्मूला से निकाल सकते थे, क्या होता फॉर्मूला b - a n+1 यही होता था ना। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू 41 - 5, और इनकी जगह पे p होगा क्योंकि p टर्म है ना, ये फॉर्मूला यूज हो जाता। तो चलिए हम फॉर्मूला यूज किए, है ना। उसके बाद क्या किए हम, जो क्वेश्चन कर रहा था क्वेश्चन किए, अब a और d का वैल्यू पुट किए, तो a और d का वैल्यू पुट किए, उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, है ना। आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का, है ना, बनाने का जरूर ट्राई कीजिए। आप इसको पॉज करके वीडियो इसको बनाने का जरूर ट्राई कीजिए, जरूर बन जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + bx + c = 0, sum of the root of the equation is equal to the sum of the square of their reciprocal, then show that bc² c² ab² are in AP। चलिए ठीक है, हमें 3 टर्म को AP में प्रूव करना बच्चों। तो 3 टर्म को AP में प्रूव करना क्या देखा, ध्यान देना है कि अगर हम 2b = a + c ले आए, यदि हम 2b = a + c ले आए तो a b और c क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा ना। चलिए वर्क करते हैं, हमको यानी बेसिकली इसको इस फॉर्म में लाना, यानी कि हम इसको ले आते हैं 2ac² = bc² + ab², यानी कि हमारा काम बन जाएगा। इतना ही नहीं करना है, हमें रिक्वायर्ड होनी चाहिए ये, जैसे ये आ जाएगा तो हमारे एपी में हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास है ax² + bx + c द सम ऑफ द रूट। तो इसका रूट का सम क्या होगा, अल्फा + बीटा। सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू लगा दिए सम, किसका सम, स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, यही है ना। सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट लिख दिए, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। यानी हम क्वेश्चन के अनुसार यहाँ काम कर दिए। अब हमें क्या पता है, पता क्या हमें, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ -b/a, ये पता होता हमें, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा + बीटा = -b/a, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a, ये चीज हमें पता है। तो क्यों ना हम इन दोनों को
इसके टर्म में ले आए और उसके बाद वैल्यू पुट करके वो लाने की कोशिश करें, क्योंकि हमको तो लाना तो ए और बी एबीसी के टर्म में है ना, हमको लाना तो एबीसी के ही टर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इसके टर्म में पुट करेंगे। तो ध्यान से देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा पहले ही से है, तो इसको पुट करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसे चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? इसे। तो चलिए कर दें सॉल्व। ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास ये दोनों भी टर्म आ गया, हमारे पास ये बचा सिर्फ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग किस तरफ से लिख सकते हैं? इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये रह गया अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब चलो सबको वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि सब ये दोनों के फॉर्म में आ गया, है ना? तो इसका वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2c अपॉन ए। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस bc। हाँ तो बच्चों हम सब वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे, है ना? तो सब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस bc a इंटू ए स्क्वायर, एक क्यों हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। तो चलो एक सेकंड के लिए इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक क्यू, ये तो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, यहाँ से एक ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac। अब यहाँ से a3 a2 है तो कट जाएगा ना, एक बार में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अब माइनस bc अपॉन ए, यहाँ से ये एक बार में ये कैंसिल होगा, तो माइनस bc अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो ए इधर अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे bc स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे bc स्क्वायर, तो माइनस bc स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस 2ac ए स्क्वायर सी हो गया अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अब हम इसको इधर या फिर इसको इधर कर देते तो क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू आपके पास हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आपके पास हो गया 2a स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखो तो यही है ना, a स्क्वायर सी 2a स्क्वायर सी बी सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर। हाँ सही आ रहा है, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर सी होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर सी होगा। तो आइए आपके क्वेश्चन क्लियर है ना? क्या किए बच्चों? कॉन्सेप्ट क्या लगाएं? बस हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाएं। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं कि बोला सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई किए। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम सबको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में ले आए, क्योंकि हमको यही वैल्यू देगा, ले आए इसको फॉर्म में। अब इसके बाद सिर्फ हम वैल्यू पुट किए। क्या किया बच्चों? वैल्यू पुट किया, ऐसे कुछ ना ऐड करना ना सब्ट्रैक्ट करना, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन हम किए। हमारे पास ये खुद ब खुद आ गया 2ac स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू b प्लस c। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो ab स्क्वायर सी a स्क्वायर सी bc स्क्वायर आर इन ए पी, है कि ना? तो दिक्कत है यहाँ पे। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, है ना? इसको सॉल्व कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा, है ना? चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है। आपके पास क्वेश्चन है इफ 3 + 5 + 7, इसको हमको सम करना है n टर्म तक और इसको करना है 10 टर्म तक इक्वल टू 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो हमें n का वैल्यू पता करना है। हाँ तो ये तो इजी है ना, ये तो हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें n टर्म तक, a का वैल्यू क्या होगा इसमें? SN क्या हो जाएगा यहाँ पे? लास्ट टाइम तो हमको पता नहीं है, तो ये लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। 3 × 2 = 6, ये हो गया 2n - 2, यानी कि आपके पास आ गया 4 + 2n। 2 अगर कॉमन ले लें तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ गया यहाँ से 2n प्लस 2n स्क्वायर, सॉरी 1 है ना, यहाँ से अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर सिर्फ n बचेगा, n बचेगा तो सिर्फ n स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपके पास आ गया 2n प्लस n स्क्वायर आ गया यहाँ से, है ना? अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए।
इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 5 + 8 + 11 10 टर्म तक इसको करना है। कितना टर्म तक करना है बच्चों? 10 टर्म तक करना है। तो 10 टर्म तक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू 5, डी का वैल्यू 3, ये तो इजीली ऐड हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी नहीं लग रहा बच्चों, ये तो नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना है? 2 × 5 + 9 × 3 5, तो कितना हो जाएगा ये? 37, हाँ ना, 5 × 37। तो इसको अभी इतना ही रहने देते हैं और यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। तो वैल्यू क्या सॉल्व करना है हमें सॉल्व करना है, इसका वैल्यू है या फिर 2n + n² यहाँ पे नीचे हो गया 5 × 37 = 7, यही है ना। हम 5 को 37 इसलिए रहने दिए क्योंकि हमारा ये फैक्टराइज हो जाएगा आगे जाकर। कैसे फैक्टराइज जाएगा वो देख लीजिए। इसको हम 5 × 37 रहने दिए ना। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 37 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में 35 + 37 है ना, सबको मिल, सॉरी 35 × 37 क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 5 × 7 35, 37 को क्या रहने दिए? 37 ही रहने दिए। अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम इधर लाएंगे तो आपके पास हो जाएगा n² + 2n, ठीक है, तो दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या लिखेंगे? देखो आराम से फैक्टराइज हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना आराम से फैक्टराइज। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? n कॉमन लेंगे, n + 37, n + 37 = 0। देखो यहाँ पे n हमारा कॉमन हो गया 37, यहाँ से -35 कॉमन लिए तो n + 37, क्योंकि हमारे पास यहाँ n यहाँ से 37 यहाँ से, तो आराम से, यानी आपके पास क्या होगा? n + 37 होगा या फिर n - 35 होगा, इसका 0। तो ये तो कैंसिल हो क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? n का वैल्यू 35, n का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 35। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट कल के लिए एक छोटा सा टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। टेस्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है ना, उसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप जितना भी हो सकता है एपी का तैयारी करना